एक अच्छी डरावनी कहानी और एक ऐसी कहानी जो हफ्तों तक आपकी नींद उड़ा दे, उसमें क्या फर्क होता है? ये एक अच्छा सवाल है ना? कुछ कहानियां हम सुनकर भूल जाते हैं, पर कुछ हमारे दिमाग में एकदम घर कर जाती हैं। और मुझे लगता है आज हम ऐसी ही एक कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास एक ऐसी ही छोटी सी कहानी है जो डर के, आप कह सकते हैं, हर सही बटन को दबाती है। इसका नाम है टेक्स्ट चिपकाया गया। तो आज हम इसकी एक एक परत उधेड़कर ये पता लगाएंगे कि वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव बना देता है। और ये तलाश दिलचस्प होगी क्योंकि ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत या किसी राक्षस के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी हमारे दिमाग के साथ खेलती है। ये उन गहरे आदिम डरों को छूती है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। जैसे अंधेरा, अनजानी आवाजें और सबसे बढ़कर खुद अपनी परछाई का डर। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की चीर-फाड़ शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है रात के 2:30 बजे, जब सीमा नाम की एक लड़की अपने कमरे में सो रही है। कहानी की पहली लाइन है, पूरे घर में सन्नाटा था। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि डरावनी कहानियों में अक्सर रात के 2 या 3 बजे का ही जिक्र क्यों होता है। मतलब आधी रात 12 बजे क्यों नहीं? नहीं। क्या 2:33 जैसे समय में कोई खास बात है? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक डरावना समय नहीं है, इसके पीछे मनोविज्ञान है। अच्छा। रात 12 बजे तक फिर भी थोड़ी बहुत चहल पहल होती है, दुनिया पूरी तरह सोई नहीं होती। लेकिन रात 2 से 4 बजे का समय, जिसे डेड ऑफ नाइट भी कहते हैं, वो वक्त है जब हमारा शरीर सबसे गहरी नींद में होता है। दुनिया पूरी तरह शांत होती है और इस सन्नाटे में हमारा दिमाग छोटी से छोटी आवाज को भी पकड़कर उसे कई गुना बड़ा बना देता है। हाँ, सही बात है। एक पत्ता खड़कने की आवाज भी खतरे का सिग्नल लगती है। और इसी खतरनाक सन्नाटे में कहानी अपना पहला दांव चलती है। सीमा के कान के पास से एक फुसफुसाहट आती है। सीमा, उफ। ये कोई दूर की चीख नहीं है, ये बहुत ही निजी, बहुत ही करीबी हमला है। हाँ, और फुसफुसाहट की खास बात यह है कि वो हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को उसे बाईपास कर जाती है। मतलब? चीख सुनकर हम सतर्क होते हैं, लेकिन फुसफुसाहट सीधे हमारे दिमाग के भावनात्मक केंद्र पर असर करती है। एक राज की तरह महसूस होती है जो सिर्फ हमारे लिए है। और जब ये आपके निजी स्पेस आपके कान के ठीक पास हो तो ये सुरक्षा की हर दीवार को तोड़ देती है। सीमा की पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल असली है। वो इसे सपना मानकर टाल देती है, जो कोई भी करेगा। हाँ, लेकिन कहानी उसे ये राहत नहीं देती। आवाज दोबारा आती है, लेकिन इस बार जगह बदल जाती है। बिस्तर के नीचे से? हाँ, बिस्तर के नीचे से। सीमा, उठो। मेरे लिए तो यहीं पे रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर के नीचे का डर तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। मुझे याद है बचपन में मैं चादर के बाहर पैर भी नहीं निकालती थी। बिल्कुल। ये डर इतना यूनिवर्सल क्यों है? इसके पीछे हमारा विकास जुड़ा है। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज गुफाओं और जंगलों में रहे, जहां खतरा हमेशा छिपे हुए शिकारियों से होता था। अंधेरे कोनों में? हाँ, अंधेरे कोनों में, झाड़ियों में या नीचे दबी हुई जगहों पर। हमारा दिमाग आज भी उसी सॉफ्टवेयर पर चलता है। बिस्तर के नीचे की अंधेरी जगह हमारे दिमाग के उस आदिम हिस्से को, जिसे लेजर्ड ब्रेन कहते हैं, वो उसे सक्रिय कर देती है। वो हिस्सा तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ खतरा पहचानता है। तो इसीलिए बिस्तर, जो आराम की जगह होनी चाहिए, कहानी में खतरे का अड्डा बन जाता है। ठीक है, तो अब माहौल बन चुका है। सीमा अकेली है, आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही है और उसका आदिम डर वो जाग चुका है। लेकिन लेखक यहाँ रुकता नहीं, बल्कि वो इसे एक दिमागी खेल बना देता है ना? बिल्कुल। यहीं से कहानी शारीरिक डर से मनोवैज्ञानिक आतंक की ओर बढ़ती है। कैसे? बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकलता है, लंबी उंगलियां, काले नाखून। लेखक पूरी चीज नहीं दिखाता, बस एक झलक। ये हमारे दिमाग को खाली जगह भरने पर मजबूर करता है और हमारी कल्पना किसी भी वर्णन से ज्यादा भयानक तस्वीर बना लेती है। और फिर वो अनजानी चीज एक शर्त रखती है। हाँ, देखो मत, अगर देख लिया तो मैं बिस्तर पे आ जाऊंगा। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जाल है। मतलब एक तरफ अनजाना खौफ है और दूसरी तरफ जाना पहचाना खतरा। सही कहा। लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? मेरा मतलब, जान बचाने के लिए तो कोई भी अपनी उत्सुकता को दबा ही लेगा ना, कोई क्यों देखेगा? यहाँ पर इंसान की फितरत का फायदा उठाया गया है। मनोविज्ञान में एक मशहूर प्रयोग है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सफेद भालू के बारे में मत सोचो,
तो मैं उसी के बारे में सोचूंगी? बिल्कुल, आप सिर्फ और सिर्फ सफेद भालू के बारे में ही सोचेंगी। इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। अच्छा। जिस चीज को दबाने की कोशिश की जाती है, दिमाग उसी पर और ज्यादा ध्यान देता है। सीमा को ना देखने का आदेश देकर वो चीज उसके दिमाग में देखने की इच्छा को 100 गुना बढ़ा देती है। और कहानी इस इच्छा को और क्रूर बना देती है। जब सीमा डर के मारे रोने लगती है तो उसके आंसू नीचे टपकते हैं। और नीचे से हंसी की आवाज आती है, अब तो देखना पड़ेगा। कितना निर्मम है वो पल। बहुत। उसके आंसू ही उसके खिलाफ हथियार बन जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व का चरम है। वो हंसी सिर्फ उसे डराना नहीं चाहती, वो उसे तोड़ना चाहती है। वो हंसी ये बताती है कि सीमा का डर उसके लिए मनोरंजन है। अब सीमा के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसे देखने के लिए मजबूर कर दिया गया है। हाँ, डर अब सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक हो गया है। वो अपनी ही भावनाओं की कैदी बन गई है। और आखिरकार जब वो नीचे झांकती है तो जो उसे दिखता है वो किसी भी राक्षस या भूत से ज्यादा खौफनाक है। बिल्कुल। कोई और नहीं बल्कि सीमा का अपना ही चेहरा है, पर वो बिगड़ा हुआ है। आंखें काली थीं और मुंह कानों तक फटा हुआ। ये देखकर तो दिमाग ही सुन्न हो जाता है। यहाँ कहानी डर के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, जिसे अनकैनी वैली कहते हैं। अनकैनी वैली, वो क्या है? हमारा दिमाग चेहरे पहचानने में माहिर है। जब हमें कोई चेहरा लगभग इंसानी पर थोड़ा सा भी गलत दिखता है, जैसे किसी रोबोट की आंखें जो छपकती नहीं, या किसी डॉल की मुस्कान जो बदलती नहीं, बिल्कुल, तो हमारा दिमाग उसे इंसान नहीं बल्कि एक खतरा, एक शिकारी समझता है। जानी पहचानी चीज में ये छोटा सा अपरिचित बदलाव दिमाग के थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को पागल कर देता है। ओह, तो लेखक ने हमारे दिमाग के ऐसी शॉर्टकट का फायदा उठाया है। एकदम। और फिर वो चेहरा कुछ ऐसा कहता है जो कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाता है। मैं वही हूं जो मरते वक्त आईने में दिखता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये कोई भूत है या कुछ और है? ये लाइन कहानी को एक दार्शनिक मोड़ देती है। ये इस विचार की ओर इशारा करती है कि शायद मौत कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। अच्छा, ये शायद हमारे अपने शैडो सेल्फ या हमारी दबी हुई परछाई का प्रतीक है। ये कहता है कि जिंदगी के आखिरी पल में इंसान का सामना किसी और से नहीं बल्कि खुद के ही सबसे भयानक अनजाने पहलू से होता है। तो डर अब बाहर, बिस्तर के नीचे नहीं, डर खुद सीमा के अंदर है, या यूं कहें कि वो खुद डर का एक रूप है। इसके बाद कहानी का अंत तेजी से होता है। अगली सुबह सीमा मृत मिलती है और डॉक्टर मौत का कारण बताते हैं, डर से हुआ दिल का दौरा। एक तरह से ये एक तार्किक अंत लगता है। हाँ, जो कहानी को हकीकत की जमीन पर ले आता है। लेकिन एक और चीज मिलती है ना? और यहीं से कहानी अपना असली रंग दिखाती है। कमरे के आईने पर खून से लिखा मिलता है, अब अगला नाम तुम्हारा है। उफ! ये संदेश उस खतरे को सीमा के एक बंद कमरे की घटना से निकालकर पूरी दुनिया में फैला देता है। अब ये सिर्फ सीमा की कहानी नहीं रही, ये एक सिलसिला बन गया है। हाँ, एक अभिशाप जो अब आगे बढ़ेगा। आईना यहाँ एक माध्यम बन जाता है खतरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। और कहानी का आखिरी हिस्सा, वो तो सीधे सीधे सुनने वाले पे हमला करता है। वो चौथी दीवार को तोड़ देती है। बिल्कुल, कहानी चेतावनी देती है, और अगर ये कहानी पढ़ते वक्त तुम्हें भी अभी किसी ने नाम लेकर बुलाया हो तो याद रखना, पीछे मत देखना, बिस्तर के नीचे मत झांकना। ये सिर्फ एक डरावना अंत नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये डर को काल्पनिक दुनिया से निकालकर सुनने वाले की असल दुनिया में, उसके अपने कमरे में ले आती है। अचानक से आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, आप कहानी के अगले संभावित शिकार बन जाते हैं। इसने तो कहानी को एक व्यक्तिगत अनुभव में बदल दिया। डर अब सीमा का नहीं बल्कि हर सुनने वाले का हो गया है। सही कहा। लेखक ने हमें कहानी में एक किरदार बना दिया है और हमारे अपने घर को, हमारे पीछे की जगह को, हमारे बिस्तर के नीचे की जगह को एक खतरनाक जगह में बदल दिया है। और आखिरी वाक्य इस पर मोहर लगा देता है, क्योंकि वो अब सुन चुका है। इसका क्या मतलब है? ये एक तरह के दिमागी वायरस जैसा है। जैसे कंप्यूटर वायरस एक डिवाइस से दूसरे में फैलता है, वैसे ही कुछ कहानियां या विचार भी फैलते हैं। अच्छा। उन्हें बस सुने या पढ़े जाने की जरूरत होती है और वो आपके दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। कहानी का अंत यही कह रहा है, मुबारक हो, अब आप भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मतलब ये एक मेमेटिक वायरस जैसा है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक इसे ही मेमेटिक वायरस कहते हैं। एक विचार जो सिर्फ जाने जाने से ही फैलता है और असर करता है। तो इस पूरी चीरफाड़ के बाद लगता है हमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिल गया।
ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के बारे में नहीं है, ये हमारे आदिम डरों को कुरेदती है, हमारे दिमाग के साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है, अनकैनी वाली का इस्तेमाल करके हमें बेचैन करती है और आखिर में एक दिमागी वायरस की तरह खुद को हमारे जहन में स्थापित कर देती है। सही कहा। इस कहानी का असली खौफ वो बिस्तर के नीचे की चीज नहीं है, असली खौफ वो विचार है जो कहानी हमारे दिमाग में छोड़ जाती है। वो विचार कि सिर्फ किसी चीज के बारे में जान लेना ही उसे अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए काफी हो सकता है। तो इस विश्लेषण के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या कुछ विचार या कहानियां, क्या वो अपने आप में एक जीवित हस्ती की तरह हो सकती हैं? एक परेशान करने वाला ख्याल है। क्या किसी कहानी को जानने या सुनने भर से हम अनजाने में उसे अपनी वास्तविकता में जगह दे देते हैं? तो अगली बार जब आप इंटरनेट पर कोई डरावनी कहानी पढ़ें तो शायद खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी भी आपको पढ़ रही हो?